everyone, my name is शिवांश गौड़ and I welcome you to my channel Biological। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर दिए गए वाले आई बटन पे क्लिक करें और जाके वो वाला वीडियो पहले देख लें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में। एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं या फिर हम लोगों ने इसको कैरियोलिम्फ भी बोला था। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ। So these are some of the terms used for nucleoplasm, nuclear matrix और कैरियोलिम्फ। We can also say that कैरियोलिम्फ। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल, ये किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या होता है इसके अंदर, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो हम लोग देखेंगे। उस चीज़ को देखने के बाद फिर हम लोग आएंगे कि इसके अंदर और कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसके अंदर और कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्रोमैटिन नेट होता है और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो हम लोग न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेट की भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स की एज अ होल बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल सब्सटेंस है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल and this complex colloidal is made up of many things. For example, हम लोग एक एग्जाम्पल अगर ले लें तो न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एटीपीज प्रेजेंट होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। आपने इन एंजाइम्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोग सुनेंगे जब हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन और आरएनए के फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं सेल डिवीजन में होता है। सेल डिवीजन में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ठीक है ना, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड देयरफॉर वी आल्सो से दैट दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स और दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। तो ये सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं कहां पे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। There are proteins which are present. There are some proteins which are present. There are some proteins which are present. तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, है ना, एटीपीज हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों की इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अलावा जो दो चीज़ें और मेन प्रेजेंट होती हैं, एक होता है हमारा इसमें क्रोमैटिन नेट, और एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होती है, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। तो हमारे पास है क्रोमैटिन नेट और न्यूक्लियोलस। तो क्रोमैटिन नेट और न्यूक्लियोलस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सब लोग हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोमैटिन नेट की बात करेंगे। क्रोमैटिन नेट अगर इस टर्म की बात करें तो दिस टर्म वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग ने सबसे पहले ये टर्म क्रोमैटिन नेट दिया था। ये क्रोमैटिन नेट बेसिकली है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब आप न्यूक्लियस के अंदर जब सबसे पहले देखा गया था तो इसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह देखा गया था। और जब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने और अच्छे से स्टडी करा और अच्छे से देखा तो हम लोगों ने देखा कि इसमें मेनली तो डीएनए प्रेजेंट है, विच इज अ जेनेटिक मटीरियल। जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है इसमें क्या है? मेनली डीएनए प्रेजेंट है। फिर इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर कंपोनेंट्स, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन नेट आर, देखो डीएनए होता है,
ठीक है। डीएनए के बाद हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स में बेसिकली डीएनए वुंड करता है, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, दे आर केमिकली बेसिक इन नेचर, और कुछ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो हमारा जो डीएनए होता है वो इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स पे वुंड होता है, ठीक है ना, इस तरीके से वुंड होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप लोगों ने उसका नाम सुना, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड, जब डीएनए उसके ऊपर पूरा वुंड करता है, हिस्टोन प्रोटीन के किनारे किनारे स्टोन स्फेरिकल प्रोटीन्स होते हैं, स्टोन के जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर स्फेरिकल, तो उस पर जब वुंड करता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम नाम के एक स्ट्रक्चर के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो द टर्म क्रोमैटिन नेट वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग, और क्रोमैटिन नेट में हम लोगों को जिन चीज पे मेनली फोकस करना है वो क्या है कि क्रोमैटिन नेट में दो चीजें मेनली प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपका डीएनए है, एक है आपका डीएनए प्लस कुछ आपके हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होती और भी चीजें, जैसा कि हम बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि क्रोमैटिन नेट में केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम आरएनए प्रेजेंट, देयर आर सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनए, ऑफ कोर्स डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अगर हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स 5 प्रेजेंट होते हैं। जो पूरे क्रोमैटिन नेट में जो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है दे आर 5, ठीक है ना। और इन 5 का कैटेगराइजेशन कुछ इस तरीके से किया गया है कि एक होता है H1, फिर होता है H2A, H2B, फिर आता है H3 एंड देन H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इनमें से इनका जो इनको डिस्टिंग्विश करा गया है वो इस बेसिस पे भी किया गया है कि कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर लाइजीन रिच, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, मेनली कौन सा अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट है। कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइजीन की मात्रा ज्यादा होती है, सो दे आर नोन एज लाइजीन रिच हिस्टोन प्रोटीन्स। और कुछ होते हैं जिनमें आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होती है। आर्जिनिन भी एक अमीनो एसिड ही है, तो अगर वो अमीनो एसिड उसमें ज्यादा है तो हम लोग उसको बोलते हैं आर्जिनिन रिच। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा है, इसको डिस्टिंग्विश करा है। तो अगर हम लोग H1 की बात करें, अगर H1 की बात करें, इट इज लाइजीन रिच, इट इज लाइजीन रिच। और अगर H2A और H2B की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दीज 2 प्रोटीन्स, अगर इन 2 प्रोटीन्स की हम लोग बात करें तो दे आर स्लाइटली लाइजीन रिच, दे आर ऑल्सो लाइजीन रिच। इसमें भी लाइजीन की मात्रा ज्यादा होती है, बट दे आर स्लाइटली लाइजीन रिच। H1 जो होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाइजीन प्रेजेंट होता है, लाइजीन रिच। H2A, H2B दे आर स्लाइटली लाइजीन रिच, एंड H3 एंड H4 दे आर आर्जिनिन रिच। और इसके बारे में आपको इससे ज़्यादा अपने क्लास में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये नीट के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत काफ़ी है कि आपको इतना पता होना चाहिए दैट क्रोमैटिन नेट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो 5 हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है ना। और इनका भी डिस्टिंग्विश हमने किस बेसिस पे कर रखा है कि किस में आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा है, किस में लाइजीन की मात्रा ज़्यादा है। लाइजीन और आर्जिनिन क्या है, अमीनो एसिड्स। तो कुछ ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनमें लाइजीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसा कि H1, फिर आता है H2A, H2B जिसमें विच आर स्लाइटली हिस्टोन रिच बट दे आर स्लाइटली लाइजीन रिच, ठीक है ना, बट दे आर लाइजीन रिच। और फिर आते हैं हमारे H3 एंड H4 विच आर आर्जिनिन रिच। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्रोमैटिन की बात करें, इस क्रोमैटिन नेट की बात करें, तो ये 2 तरीके के उसमें फॉर्म में जो है इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। एक क्या होता है, यूक्रोमैटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन। तो अगर हम लोग यूक्रोमैटिन की बात करें, यूक्रोमैटिन जो होता है ये लाइटली स्टेन करता है। जब आप पूरे क्रोमैटिन नेट को स्टेन करते हो तो जो रीजन्स ऐसे होते हैं क्रोमैटिन नेट के जो लाइटली स्टेन करते हैं, दे आर नोन एज यूक्रोमैटिन, उनको हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं। सो दे आर लाइटली स्टेन्ड, दे आर लाइटली स्टेन्ड, ये लाइटली स्टेन होते हैं, ठीक है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डिफ्यूज्ड पार्ट होता है, इट इज अ डिफ्यूज्ड पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन, डिफ्यूज्ड पार्ट,
एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ये ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होता है, दैट इज जेनेटिकली इट इज मोर एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये वो पार्ट है पूरे क्रोमैटिन नेट का जो कि जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शनली मतलब इससे आरएनए बनेगा, तो फिर आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स आ रहा है वो अल्टीमेटली यूक्रोमैटिन से ज्यादा आता है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली more active. It is transcriptionally more active, therefore it is genetically more active। ठीक है ना। तो इतनी चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है कि यूक्रोमैटिन वो वाला पार्ट है क्रोमैटिन नेट का जो कि लाइटली स्टेन करता है, डिफ्यूज्ड पार्ट होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव एंड जेनेटिकली मोर एक्टिव। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है इट इज नोन एज हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन के ऑपोजिट ही होता है एक तरीके से, बिकॉज इट स्टेन्स डार्क। तो ये डार्क स्टेन होता है, इट इज डार्क स्टेन, थिक और कंडेंस्ड होता है, थिक एंड कंडेंस्ड होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होता है। सो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहले जब बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे तो लगभग हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, द मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमैटिन। कौन सा ऐसा रीजन है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव है, या फिर किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है कि भाई लाइटली स्टेन रीजन कौन से होते हैं, यूक्रोमैटिन रीजन होते हैं, डार्क स्टेन कौन से होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, थिक एंड कंडेंस्ड कौन से होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, डिफ्यूज पार्ट किसका होता है, यूक्रोमैटिन का होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव पे तो बहुत क्वेश्चंस बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रोमैटिन नेट की ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। और इसके बाद बचता है एक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब हम लोग इसकी बात करने आ रहे हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर हम लोग बात करें तो उसको लिटिल न्यूक्लियस भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस, एंड इट इज मेम्ब्रेन लेस। इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जब मेम्ब्रेन बाउंड कोई बाउंड्री नहीं होगी तो क्या हो गया कि कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, दैट इट इज अ मेम्ब्रेन लेस और विदाउट अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस दे आर कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इसके बाद एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इट इज एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखिए आरएनए जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक होता है एमआरएनए, जो आपको पढ़ने उसमें बता रहे हैं, एक होता है आपका एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है आपका टीआरएनए, ठीक है ना। ये 3 तरीके के आरएनए आप लोग अपने क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के आरएनए में जो सबसे ज्यादा आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, आरआरएनए जहां सबसे ज्यादा बनता है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। इट इज द एक्टिव साइट, इट इज
the active site for rRNA synthesis. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम्स को भी बनाने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर राइबोसोम synthesis and therefore it is also known as ribosome factory of the cell। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछी जाती है। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। देखिए जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना क्रोमैटिन नेट के बारे में, जो भी क्रोमैटिन नेट में आपका डीएनए हिस्टोन ये सब चीज़ें जितनी भी डिस्कस करी हैं, ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेज न्यूक्लियस। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेज न्यूक्लियस। जब सेल में डिवीजन नहीं हो रही होती है, जब सेल में डिवीजन हो रही होती है तो आप लोगों को एक डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि यही क्रोमैटिन नेट कंडेंस हो जाता है। अभी हम लोग अनकंडेंस्ड फॉर्म में उसकी स्टडी कर रहे हैं, पर जब सेल डिवीजन होती है इट बिकम्स कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड उसको फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक मेरे चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया के भी अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे, जाके सब जगह फॉलो कर लो, क्योंकि हर जगह हम बहुत काम की चीज डालते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।